दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम CDS 1 2024 के लिए साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दो तरीके से आपको बता सकता था। पहले तो ये कि अपना कुछ पॉइंट्स वहां पे लिखवा दूं कि ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, और उसे आप बुक से ढूंढ के पढ़ लो। बट मेरे को लगता है कि जो साइंस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मेरे को नहीं लगता कि जो भी बंदा CDS की प्रिपरेशन कर रहा है वो साइंस को कभी छोड़ के जाएगा। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो साइंस को छोड़ के जाते हैं, वरना साइंस को लोग करके ही जाते हैं, क्योंकि साइंस एक बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन होल्ड करता है अपने GS सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब साइंस बंदे लोग करके ही आते हैं, मतलब यानी कि आपका पूरा क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी आइडियली मैं मान के चलता हूँ कि आप करते ही हो। ठीक है, बट इसमें भी हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इन पे आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी क्लास 9 की एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। क्लास 9 की एनसीईआरटी में बात करूं तो सबसे पहले हमारा चैप्टर पड़ता है मैटर इनर सराउंडिंग। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब मैटर इन सराउंडिंग में क्या है आपका कि जितनी भी इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, पोटेशियम पर मैग्नेट को लेके एक्टिविटी होगी। उसके बाद सनलाइट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होगी, अलग अलग मेटल से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी। तो जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं उनको जरूर पढ़ लेना आप, और फिर एक्टिविटीज के लास्ट में उन्हें एक्सप्लेन किया होता है पैराग्राफ के अंदर उन्हें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, इस वाले मैटर इन सराउंडिंग में पिछली बार पोटेशियम पर मैग्नेट से बना था इसमें क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्टिविटी से उठाया गया था उन लोगों ने। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबसे पहले तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना। लोग क्या करते हैं जब बुक की रीडिंग करते हैं तो एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी, एक्टिविटीज को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछ लेता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। जैसे काफी टाइम से सवाल आ रहे हैं कि जब वो हमारा नेल पॉलिश होता है वो हम हाथ पे रखते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, वो तो लेटेंट हीट की वजह से देता है। उसके बाद गर्मियों में छत पे ठंडा पानी फेंकने से क्या होता है, तो उसमें भी हमारा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट हैं ये इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद एक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है, उसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉलिड CO2 जो हमारा होता है वहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छे से कर लेना है। और एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये एक डब्बे के अंदर दे रखा है। जैसे हमारे जो तीन मैटर होते हैं, जैसे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट तीन ना होके हमारे पांच हैं टोटल मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इसकी कंडीशन पढ़ लेनी है कि प्लाज्मा कितने में फॉर्म होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसका नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इस वाले चैप्टर के अंदर मैं बात करूं तो जो अलॉयज होंगे यहाँ पे, जितने भी आप अलॉयज पढ़ोगे इस मैटर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, उन अलॉयज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि ये कौन सा अलॉय किससे मिलकर बना है। जैसे ब्रास जो होता है हमारा वो किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से बना है। ठीक है, और ब्रोंज होता है वो किससे मिलकर बना है। उसका जो सोल्जर होता है वो किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसका टिंचर ऑफ आयोडीन की एप्लीकेशन आपको पढ़ के जानी है, काफी ज्यादा पूछता है CAPF के भी अंदर, NDA के अंदर, CDS के अंदर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन हमारा क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछता है, हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन से। कोलाइडल सॉल्यूशन की सारी कंडीशन पढ़ के जानी है। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फॉर्म होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में फॉर्म होता है, ये सारी चीजें। उसका टिंडल इफेक्ट जो हो गया, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। उसका बाद इस चैप्टर के अंदर ना आपको टेबल मिलेगी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टेबल मिलेगी, उसमें क्या होगा कि कुछ कोलाइड्स होंगे, उनके एग्जांपल होंगे कि डिस्पर्स फेज में कौन होता है, डिस्पर्स मीडियम में कौन होता है, और उसके एग्जांपल। ठीक है, जैसे पेंट की इमल्शन जो होते हैं हमारे, तो इमल्शन क्या होते हैं हमारा, ठीक है, तो लिक्विड में, लिक्विड इन लिक्विड होते हैं वो, यानी कि डिस्पर्स फेज में भी हमारा लिक्विड होता है और डिस्पर्स मीडियम में भी हमारा लिक्विड होता है, तो हमारा इमल्शन बनता है। तो इस टाइप की जो टेबल है इसमें एक प्रॉपर कोलाइड की, वो आप देख लेना, उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसका सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर। अब ये जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि सेपरेटिंग मेथड बता रखे हैं कि जैसे इसमें डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, तो इस टाइप की जितने भी सेपरेटिंग मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी सेपरेटिंग मेथड है उसे आप पेपर पे लिख के नोट्स बना के उन्हें प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि वहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछली बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्वेश्चन आया था। अगले चैप्टर में बढ़े एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए इसमें, तो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, यानी कि साइंटिस्ट से जितने भी हमारे रिलेटेड फैक्ट हैं, जैसे इसमें डेल्टन मॉडल दे रखा है, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अगेन बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते, बट जो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आते हैं। एक तो थॉमसन मॉडल पूछ लेगा कि थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कहाँ किसने दिया था, तो थॉमसन ने दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, और जो आइसोटॉप और आइसोबार का जो कंसेप्ट है कि आइसोटॉप किसे कहते हैं, आइसोबार कैसे कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये जो तीन टॉपिक है इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का जो सेक्शन है हमारा। अब बायोलॉजी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो सेल है,
इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, और उसके बाद फिर सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना है कि सेल वॉल किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होता है कि नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है कि नहीं होता है, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आए भर भर के। उसके बाद हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी इतना ज्यादा पेट टॉपिक है यूपीएससी का कि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आइसोटोनिक में हमारा क्या होता है, हाइपरटोनिक में हमारा क्या होता है, सेल कौन सी कंडीशन के अंदर फूल जाता है, ठीक है, तो जैसे हाइपोटोनिक के अंदर फूल जाता है, हाइपरटोनिक के अंदर वो श्रिंक कर जाता है, इस टाइप की चीजें, और आइसोटोनिक के अंदर वो शेप नहीं चेंज नहीं करता। तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आपको इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारा सेल ऑर्गेनीज है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनीज हैं, जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम्स आता है, गोल्गी एपरेटस आता है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लास्टिड आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला चैप्टर दोस्तों, इसका आपका अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा आपको आरओआई निकलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलेगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पूछ लेता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों कहते हैं उसे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, तो उसमें जैसे राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, राइबोसोम्स वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस वजह से होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो हो गई ये काफी ज्यादा पूछता है। उसके बाद लाइसोसोम से पूछ लेगा कि लाइसोसोम्स के क्या काम होते हैं, इन्हें क्या नाम है, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें। गोल्गी एपरेटस हमारा स्टोरेज के लिए काम आता है, इसमें पूछ लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में पूछ लेता है वो कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिड्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इन सब चीजों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना, और इन्हें अच्छे से रट लेनी है, जो इनकी जो डाटा है, इनका जो फैक्ट है, ठीक है, इस फैक्ट्स को अच्छे से रट लेना है। उसका नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिश्यू हमारा, ठीक है। अब टिश्यू में भी हमारा ये अगेन बायोलॉजी के सेक्शन में आता है। इसमें हमारा टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम, इंटरसेल्युलर मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम जो प्लांट होती है कि उसके टॉप पे हमारा कौन सा मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम होता है, और अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है तो यहाँ पे इसे इंटरसेल्युलर मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो अगर इसकी मोटाई होती है तो मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे। उसके बाद एरनकाइमा क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर एयर होती है, इस वजह से क्या होता है ये कि जो हमारी प्लांट होता है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर, ठीक है। एरनकाइमा क्या होता है, पैरेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसमें एपिथीलियम है, एपिथीलियम की टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कौन सा होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम कौन सा होता है, क्यूबॉइडिकल एपिथीलियम हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो इन सब की चीजें हैं, ये आपको इस चैप्टर के अंदर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद लिगामेंट किससे ज्वाइन करता है और हमारा टेंडन किससे ज्वाइन करता है, ठीक है, जैसे एमटीबी, इसका जो टेंडन का निमोनिक है एमटीबी, जैसे एम मतलब मसल, टी मतलब टेंडन, बी मतलब बोन, ठीक है। तो एमटीबी मतलब मसल टू बोन जो अगर ज्वाइन करेगा तो वो टेंडन होगा, ठीक है, एमटीबी के हिसाब से। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, और इसका जो हमारा होता है बीएलबी होता है, यानी कि बोन टू बोन अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, बीएलबी। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब अगेन ये जो वाला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सरदर्द रहता है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, आते तो वो सिंपल हैं बट वो याद नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें से कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, हमारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हमारी प्रॉपर टेबल जो दे रखी है उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और उसे रट लेना है, ठीक है। अब चाहे कैसे भी रटो उसे, चाहे चार्ट पेपर पे लिख के अपने रूम पे चिपका लो, चाहे उसे नोट्स में बार बार लिखो, बट इसे याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, हर क्वेश्चन में उस हर पेपर के अंदर आते हैं यूपीएससी में, हमेशा यूपीएससी पूछता है डाइवर्सिटी से। अब हमारे यहाँ से फिजिक्स वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम चैप्टर 8 की बात करें फिजिक्स का, तो ये हमारा मोशन है। मोशन से हमें देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो बेसिक जो आपका लॉज ऑफ मोशन है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना ग्राफ्स दे रखे हैं, वीटी ग्राफ दे रखा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर बना रखा है वो। तो ग्राफ को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी का तो क्या होता है, वो लीनियर होता है या फिर हमारा पैराबोलिक होता है या फिर हमारा क्या नाम है ऐसे होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं, ग्राफ के शेप पूछ लेता है कई बार कि कौन सी केस में कैसा हमारा ग्राफ की शेप होनी चाहिए। उसका जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे मोशन में जब आओगे ना तो एक सर्कुलर मोशन करके टॉपिक आएगा। अब सर्कुलर मोशन में हमेशा एक न्यूमेरिकल हमेशा यूपीएससी पूछता है कि एक जो एथलीट है वो 1 मिनट के अंदर इतना एक पर्टिकुलर चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो वो 1 मिनट 60 सेकंड के बाद कौन सी पोजीशन पे होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो वहां पे आपको उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये सर्कुलर मोशन वाले जो न्यूमेरिकल है वो आपको कर लेने हैं। उसका जो अगला चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें अगेन आपको जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इस वाले चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, कई लोग इग्नोर करते हैं कि जो 3 लॉ ऑफ मोशन है उनके जो अदर नेम होते हैं उन्हें भी याद करना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, फर्स्ट लॉ को कहते हैं, सेकंड लॉ को कहते हैं, थर्ड लॉ को कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा।
उससे जो अगला चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, अब ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा अच्छा आरओआई वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने ये 2 फॉर्मूले रट रखे हैं और इन्हें अप्लाई करना आता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर से। जो एक तो है हमारा फोर्स निकालने का दो बॉडी के बीच में कि G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज करके ना अब यूपीएससी क्वेश्चन देता है कि दो बॉडी है अगर, ठीक है, उनके बीच का अगर जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। ठीक है, अब 2D स्क्वायर करोगे, 2D स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हमारा 4D स्क्वायर हो जाएगा। तो वो पूछ लेगा कि 4 टाइम्स हो जाता है फोर्स हमारा या फिर 3 टाइम्स हो जाता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे हम 2D का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है वो कि अगर ये हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस आधा कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें बस आपको वो अपना D/2 रखना है, यहाँ पे कभी कहीं पे 4D रखना है और उसे सॉल्व करना है अपने फॉर्मूले के अंदर रख के। और ऐसे ही हमारा ग्रेविटेशन के अंदर पूछ लेगा ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अगर रेडियस हमने आधा कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज है, तो ये बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना होता है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि मून के अंदर अगर हमारा मास है 10 kg का कोई मास है तो वो मून पे चले जाएगा तो मून पे उसका मास कितना होगा और क्या फ्लक्चुएट करेगा, मास फ्लक्चुएट करेगा या फिर वेट फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है हमारा, तो वो अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा वेट फ्लक्चुएट करता है वो। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। उसके बाद इसी जो ये फॉर्मूला इसी से हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है क्या कि बेसिकली हमारे जो पोल्स होते हैं, ठीक है, जो पोल्स होते हैं हमारे वहां पे हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो स्ट्रांग होती है फिर कम होती है। तो उसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी स्ट्रांग होती है पोल्स में। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर है बेसिकली ये आर, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ की शेप है वो हमारी जियोइड है, यानी कि ऊपर से थोड़ी चपटी है नीचे से भी थोड़ी चपटी है। ठीक है, इस टाइप की शेप है उसकी, परफेक्ट स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे अगर डिस्टेंस कंपेयर करो, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये कम है एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस है ना, तो इस वजह से जो हमारा आर की वैल्यू है पोल्स पे कम हो जाती है, और जो आर की वैल्यू कम होगी तो जो जी है हमारा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड वो आपको पूछता है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है विशेष रूप से। अगला जो है हमारा वर्क एंड एनर्जी है, ये आपको बस पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट ये है कि कुछ भी छोड़ के क्यों जाओ आप साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर। साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर मैं सोचता हूँ कि मेरा ये मानना है कि किसी को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है हमारा साउंड, चैप्टर 12। ये भी हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। अब इस साउंड के अंदर आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, टिम्बर ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी और टिम्बर वैसे एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या होता है, उसका सोनिक बूम के कॉन्सेप्ट समझ लेना। सोनिक बूम से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था सीडीएस के अंदर। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आया था बेसिकली कि जो सोनिक बूम हम किसे कहते हैं, तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज कर रखा था। जैसे पहला ऑप्शन ये दे रखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड जब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाता है तब उसे सोनिक बूम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा था कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड को एक्सीड कर देगी तो उसे सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जहां यहाँ पे इसने बोल दिया इक्वल है और यहाँ पे बोल दिया एक्सीड है, तो इसलिए आपको जो बहुत ही ये डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो कौन सा हमारा सोनिक बूम होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा या फिर एक्सीड वाला होगा। अब देखो मेरे 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 दिमाग से भी निकल रहा है कौन सा होगा, बट जहां तक मेरे को याद है एक्सीड वाला था। तो ये डब्बे के अंदर दे रखा है, सोनिक बूम का डब्बा होगा इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर दे रखा है शायद एक्सीड है उसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होंगी सोनिक बूम से रिलेटेड पढ़ लेना। उसका स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम है, इसमें एक टेबल दे रखी होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड है अलग अलग मीडियम में दे रखा है कि हमारा स्टील के अंदर में हमारी स्पीड ऑफ साउंड रहेगी, उसके बाद हमारा वुड के अंदर कितना रहेगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें वहां से पढ़ लेता है। अब देखो वो जो टेबल है ना उसमें अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, कोई सी भी चीज में जब कोई सी भी ऐसी टेबल देखो ना कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस हो, मतलब बहुत ही ज्यादा डाटा दे रखा है, तो उसमें आपको एक्सट्रीम्स हमेशा याद कर लेना है कि सबसे ज्यादा किस में रहती है और सबसे ज्यादा कम किस में रहती है हमेशा। ठीक है, तो जैसे सॉलिड के बारे में बात कर रहे हो तो सॉलिड में सबसे ज्यादा कौन सी में रहेगी और सॉलिड में सबसे कम किस में रहेगी। गैस में सबसे ज्यादा किस में रहेगी, गैस में सबसे ज्यादा कम किस में रहेगी। ठीक है, तो कम से कम उतना तो आप याद करके चल ही सकते हो ताकि आप आगे चल के एलिमिनेट कर सको। उसके बाद एको के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। ठीक है, जो एको वाला कॉन्सेप्ट है कि उसमें न्यूमेरिकल आया कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई दीवार है, यहाँ पे आपने चिल्लाया और 2 सेकंड बाद आपको अपनी आवाज आई। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद आपको आवाज आई, स्पीड ऑफ साउंड दे देंगे आपको 380 मीटर पर सेकंड। तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, तो अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कई लोग क्या गलती करते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस निकलती है ना वो आने और जाने की दोनों की निकलती है, तो उसे हाफ करना पड़ता है। तो इस टाइप की जो एको के न्यूमेरिकल है वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, यूपीएससी डायरेक्ट वहां से उठा के पूछता है। उसका रेंज ऑफ हेयरिंग में आपको याद रखना है कि हमारी ह्यूमन रेंज ऑफ हेयरिंग कितनी है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इस टाइप की चीजें। तो ये जो था हमारा पूरा का पूरा हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी हमारा जो क्लास 9th है इसमें कई सारे चैप्टर हैं बट वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे है, ठीक है, और बाकी सारी चीजों पे है, तो हमारा एनवायरमेंट में भी कोइंसाइड हो जाता है। बट अगर आप साइंस कर रहे हो तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसे छोड़ के जाओ,
उन्हें करके ही जाना है, आपको सब कुछ करके जाना है, ठीक है। साइंस के अंदर सब कुछ करके जाना है, बट ये जो टॉपिक्स हैं इन पे आपको ज्यादा इंफोसिस देना है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास 9th का, और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हमारा क्लास 10th का। तो क्लास 10th के अंदर हमारा सबसे पहला सेक्शन हमारा केमिस्ट्री का आता है, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, अगेन जो एक्टिविटीज है, अब जब भी आप कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो ना, चाहे कोई सा भी हो, तो केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको जो एक्टिविटीज हैं उन पे विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी एक्टिविटीज होंगी वहां से कोई क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक्टिविटीज में जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, उससे रिलेटेड भी एक एक्टिविटी है कि उसमें कौन सी बर्निंग हमारी होती है, कौन सी फ्लेम हमारी बर्न करती है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद क्विक क्लाइम, स्ले क्लाइम, ये जितने भी ये जो दो टॉपिक हैं, क्विक क्लाइम और स्ले क्लाइम, और इनसे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, क्वेश्चन के अंदर पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल बताओ। तो जब यहाँ पे आप इस वाले चैप्टर को खोलोगे ना, तो उसमें लिखा होगा, जैसे कोई टॉपिक है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसके नीचे उसके एग्जाम वो होंगे, रिएक्शंस होंगे, जैसे CO2 का कोई रिएक्शन होगा, जिंक का कोई रिएक्शन होगा, तो वो आपको याद रख लेना है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमारा जो जिंक होता है, ये होता है, ये इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो क्योंकि वो एमसीक्यू में यही पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, उसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली इसके अंदर से उठा के पूछेगा, कहीं बाहर से नहीं पूछेगा, बस आपको याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो ये जितनी भी हमारे रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल, वो आपको याद रखना है। उसका जो दूसरा चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो अब इसमें तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक है नहीं। अब इस चैप्टर के अंदर भी अगर मैं बात करूं, तो जो बेकिंग सोडा वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पेट टॉपिक है यूपीएससी का। ब्लीचिंग पाउडर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वॉशिंग सोडा से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हमारे जो एसिड और बेसिस में भी जो हमारा होता है, लिटमस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है, तो हमारा पर्पल होता है। लिटमस हमारी कौन सी प्लांट है उससे बनता है, तो लाइकन से बनता है जैसे हमारा लिटमस, ठीक है। उसके बाद एसिड होने पे कौन सा लिटमस शो करता है, तो ब्लू से हमारा रेड लिटमस शो करता है, तो एसिड है, ठीक है। इस टाइप की जो चीजें होंगी, नेचुरल इंडिकेटर हमारे कौन से हैं, ये जितने भी हमारी चीजें, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगला चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का हमारा। इसमें आपको क्या करना है बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल में, कि जब आप ये पढ़ोगे ना पूरा चैप्टर, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर से जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे, जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे AU और AG से, यानी कि गोल्ड से सिल्वर से रिलेटेड, वो आपको एक A4 साइज पे लिख लेना है। क्योंकि हमेशा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या है ना, हमारे एक मतलब बहुत ही अच्छे मेटल्स माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो ये आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसमें भी हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देके कंफ्यूज कर लेगा कि हमारे मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं या फिर एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे होते हैं जो मेटेलिक और बेसिक दोनों रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। दोनों जो सिम्टम्स शो करते हैं उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इनके एग्जांपल कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो आपको हमेशा याद रखना है। उसका जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो ये वाला आता है कि इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ रखा है कि पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर ही क्यों स्टोर करके रखते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इस एनसीईआरटी के अंदर आराम से दे रखा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर लाने से ही वो उसमें केवल वो बिल्कुल आग लग जाती है उसमें, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम और सोडियम है ये हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसमें हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो ये एलिमेंट्स हो गए, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इसके बारे में आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो आपको एक A4 साइज पेपर पे आपको लिख लेना है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है वो जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से। उसका एक एक्वा रीजिया वाला सॉल्यूशन होता है HNO3 का, ठीक है। एक्वा रीजिया हमारा क्या होता है कि जो हमारे गोल्ड वगैरह के आर्टिकल्स को साफ करने के काम आता है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर डब्बे के अंदर दे रखा है एक्वा रीजिया, एक येलो कलर का डब्बा होगा उसमें दे रखा है एक्वा रीजिया के बारे में, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक्वा रीजिया में। अच्छा, अब एक्वा रीजिया भी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको HNO3 आएगा, ठीक है। मतलब HNO3 का सॉल्यूशन होता है एक्वा रीजिया हमारा, ठीक है। तो HNO3 में आपको वो रेशियो पूछ लेगा कि जो हमारा वो 1:3 की रेशियो में होता है एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन, या फिर 3:1 की रेशियो में होता है। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डिटेल के अंदर पढ़ना है। एक्वा रीजिया के बाद आपका क्या आता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसे आप याद कर लो, जो हमारा पोटेशियम, लेड, नाइट्रेट और ये जो हमारी प्रॉपर है ना, प्रॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद कर लेनी है। अब अगेन रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के कई सारे निमोनिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत आसानी से लोग याद कर लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, तो वो आपको याद कर लेना है।
उससे भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे सॉल्व होंगे कि जैसे आप कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा ना, वो उसके अंदर क्या करेगा कि यूपीएससी सीडीएस के अंदर कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मान लो Zn प्लस कोई भी H2SO4 ऐसे करके कोई भी इक्वेशन दे दी उसने, तो इसमें ये पूछ लेगा कि कौन सा इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या जिंक इस वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है नहीं कर सकता। तो वो कर सकता है नहीं कर सकता कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी ना, तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आप रिएक्टिविटी सीरीज बना लो। अब जो जिंक अगर वो उससे ऊपर है उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो यानी कि उससे वो स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर है तो कर सकता है वो, ठीक है। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लगा के आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा डिटेल के अंदर घुसना भी नहीं है, तो इसलिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसे आपको याद कर लेना है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है विच मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स। तो इसमें एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला कंसेप्ट है, ठीक है, कि कौन से मिनरल्स हमारे कौन से ओर से हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, और जो फ्री स्टेट के अंदर कौन से आते हैं, तो जैसे हमारा गोल्ड हो गया, वो हमारा फ्री स्टेट के अंदर हमें मिलता है। उसका एक थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वेल्डिंग वाली रिएक्शन है जो रेलवे ट्रैक के वेल्डिंग करने में काम आती है। तो ये थर्मिट रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा कि थर्मिट रिएक्शन हमारी कौन सी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पूरी याद होनी चाहिए, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि सिल्वर आर्टिकल्स हमारे जो है वो ब्लैक क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर होता है उससे रिएक्ट कर लेते हैं सिल्वर आर्टिकल, तो इस वजह से ब्लैक हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद अलॉयज के बारे में पढ़ लेना है कि ब्रास जो होता है हमारा किस अलॉय से बना होता है, तो जैसे हमारे कॉपर और जिंक से बना होता है, ठीक है। ब्रोंज हमारा जो होता है वो किससे बना होता है, और सोल्जर जो हमारा किससे बना होता है, तो सोल्जर हमारा कॉपर और टिन से बना होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये पूछ लेगा हमेशा कि ये जो अलॉय है किससे मिलकर बने हैं, हमेशा पूछता है इससे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला चैप्टर हमारा अगेन केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है, आपको कुछ कुछ चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या हमारा कि हमारा डायमंड, ग्रेफाइट और हमारा और फ्लोरीन, ठीक है। तो वो भी हमको एक डब्बे के अंदर दे रखा है, ऑरेंज कलर का डब्बा होगा उसके अंदर दे रखा है कि जो डायमंड होता है उसके अंदर क्या शेप होती है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप किसकी होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, उसका जो ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी होता है, और इस टाइप की जो फैक्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ये भी पूछ लेता है कि हमारा ग्रेफाइट होता है जो, वो हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन का ही एलोट्रोप है, बट जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट जो डायमंड होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक अंगीठी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, डब्बे के अंदर ही दे रखा है वो भी, कि जो हमारी अंगीठी होती है वो स्टार्टिंग में तो फ्लेम से बर्न करती है, और फ्लेम उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो फ्लेम होता है वो हट जाता है, और केवल एक अंगीठी जलती रहती है, मतलब लाल कलर का जो होता है वो जलता रहता है, वहीं से हमें हीट मिलती है। तो वो क्यों होता है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा इस एनसीईआरटी के अंदर ही, डब्बे के अंदर है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, तुम्हारी एडिशनल रिएक्शन यूज होती है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की एप्लीकेशंस पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो परफ्यूम्स बनते हैं वहां पे काम आता है, और अलग अलग तरीके होते हैं वहां पे काम आता है। उसके बाद इथेनॉल जो होता है हमारा, इथेनॉल के एप्लीकेशंस पूछ लेगा। तो ये जो लास्ट की चीज है ना, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इथेनॉल, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको जाना नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ फिक्स पैटर्न है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से पूछता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर आप इस चैप्टर को डीप में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, और जब ये इसमें इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हाइड्रोजन से रिलेटेड, उसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन उठाता है। तो एक्सेप्शन से जो क्वेश्चन उठाता है, तो हाइड्रोजन अपने आप में एक एक्सेप्शन है पीरियोडिक अपने टेबल के अंदर। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट है तो आपको एक पेपर पे लिख के आपको अच्छे से रखना है अपने पास, ताकि आप याद कर सको। हाइड्रोजन के अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये साइंटिस्ट के नाम आएंगे ना यहाँ पे, कि जैसे हमारा डोबरनेड आया, तो डोबरनेड ने जो क्लासिफाई करना चाहा पीरियोडिक टेबल को, तो वो किस बेसिस पे करना चाहा। उसके बाद मेंडलीव के बारे में पढ़ लेना कि मेंडलीव ने कौन सा कंसेप्ट लगाया था पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए। उसके बाद न्यूलैंड ने कौन सा कंसेप्ट लगाया था पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव लगाया था, यानी कि ऑक्टेव मतलब जो 7 सुर होते हैं हमारे जैसे म्यूजिक में, तो उसी के हिसाब से इसने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था, तो वो आपको पढ़ लेना है। उसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब इनके बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि इसने बेसिकली कंसेप्ट का यूज करा एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना। जो आपको मेन पढ़ना है ना, आपको वो क्या पढ़ना है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल होगा एक इसमें एक टॉपिक, कि इसमें बताएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आप उसमें नीचे से ऊपर जाओगे तो हमारी एटॉमिक साइज होती है वो इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो ट्रेंड है
वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसके अंदर इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ये आपको इस चैप्टर के अंदर ही मिल जाएगा, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पे। अगला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इसमें आपको क्या करना है, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जैसे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो छोड़ते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन हमारा कौन सा एंजाइम छोड़ता है। कि जैसे हमारा जो पेनक्रियाज होते हैं वो हमारे पेनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं, उसके स्टमक के अंदर हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस हमारी कहाँ होती है, स्टमक के अंदर होता है। उसके बाद कुछ कंसेप्ट जैसे स्टमक से जो हमारा खाना निकलता है तो हमारा हाईली एसिडिक होता है, तो उसे बेसिक बनाने के लिए कौन सा हमारा एसिड प्रोड्यूस करता है और कौन सा ऑर्गन जो है वो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको जितने भी ये फैक्ट है ना, ये आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद एक ग्लूकोज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। पेज नंबर 102 पे आपको ये वाली टेबल मिलेगी ग्लूकोज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वाले टेबल से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है हर एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ना, आपको ये फ्लो चार्ट आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। और नीचे यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, वो सब आपको समझ लेना है। यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चन आपको पूछता है ना, वो आपको अलग अलग कंडीशन में पूछ लेगा। ये 3 कंडीशन है ना, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमारा जो मसल सेल है वो क्या एसिड, कौन सा एसिड बताता है, ठीक है। तो हमारा लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें होती है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वो क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये एसिड वाला पूरा का पूरा, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो ये एटीपी वाला कॉन्सेप्ट है कि एटीपी हमारा क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस टेबल के अंदर आपको अच्छे से दे रखा है वो, ठीक है। इन सब चीजों के बाद आपको क्या करना है, इन सब चीजों के बाद जो ह्यूमन हार्ट है और जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि हमारा इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, प्योर ब्लड कहाँ से आता है, ह्यूमन हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं उनके क्या काम होता है, पूरी वर्किंग आप यूट्यूब वगैरह से देख के अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं वो आपका ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड पूछते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ईजी है, अच्छा आरओआई है, ठीक है। तो आपको ह्यूमन हार्ट आपको अच्छे से कर लेना है, चाहे आप वीडियो देख के करो चाहे कैसे भी करो। तो ये तो बात होगी लाइफ प्रोसेस की। अगला जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा, एक डायग्राम होगा सेल का, ठीक है। तो उससे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बारे में पढ़ लेना है कि जो न्यूरॉन होता है उसे एक्सियम किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो आप पढ़ोगे उसमें एक डायग्राम है, वो आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। न्यूरॉन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन जो है ना, उसके बारे में पढ़ लेना कि हमारा सर्टेब्रम क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, हिंड ब्रेन किसे कहते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन है उसे आपको पढ़ लेना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन ब्रेन ही है। उसके बाद आपको ये कंसेप्ट पढ़ लेना है, जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी एक लास्ट में चैप्टर के लास्ट में एक टेबल होगी, उसमें एनिमल हार्मोन लिखे होंगे और उनके ग्लैंड लिखे होंगे, उनके फंक्शन लिखा होगा, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसका जो हमारा अगला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें क्या होता है कि एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके कंसेप्ट है, उसमें से हमेशा यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो क्या करना है कि जिसमें अगर कोई एक्टिविटी वगैरह दे रखी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, तो वो आपको एक्टिविटी जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत ही इनडायरेक्टली बना के पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, वो आपको पढ़ लेना है फ्लावर के लिए रिप्रोडक्शन। और फ्लावर के जो डायग्राम है, जो जैसे हमारा स्टेमिन हो गया, पिस्टल हो गया, कार्पेल हो गया, ये क्या होता है, ठीक है। तो जो फ्लावर का डायग्राम है वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि जो स्टेमिन होता है वो मेल फ्लावर के अंदर होता है फिर फीमेल फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। ये मेल पार्ट है फिर फीमेल पार्ट है। पिस्टल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, एंथर क्या होता है, स्टिकी कौन सा होता है हमारा, एंथर होता है कि कौन सा होता है। तो ये जितने भी कंसेप्ट हमारे फ्लावर से रिलेटेड, फ्लावर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ना के बराबर आए हैं अभी तक तो कुछ लास्ट के पेपर में, तो वो आपको उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है। जो फ्लावर है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला चैप्टर है लाइट। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मुलेशन की जो चार्ट है कि अगर जो हमारा कोई लाइट आ रही है वो हमारी इन्फिनिटी से आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ के पास आ रही है तो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगी, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर क्या बोलते हैं टेबल के अंदर दे रखा है, तो वो आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मुलेशन है, कंडीशन है वो। उसका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनकी यूजेस आपको याद कर लेनी है। रिफ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है TIR, उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसकी एप्लीकेशंस की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहाँ का एप्लीकेशंस है, तो जैसे हमारी ऑप्टिकल फाइबर हो गई, उसमें हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लगता है। उसके बाद जो हमारा डायमंड हो गया, जो डायमंड जो चमकता है वो भी इस वजह से चमकता है क्योंकि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लग रहा होता है। उसके बाद लेंस के बारे में आपको पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, इसका फॉर्मूला होता है। उसका जो अगला चैप्टर है वो भी इसी का ही पार्ट है, ह्यूमन हाई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसे छोड़ना मत। इसके अंदर आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेना है सबसे पहले तो, कि हमारी सिलरी मसल्स का क्या काम होता है,
ठीक है। उसके बाद हमारे जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है, लेंस जो हमारा होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर या फिर कनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ह्यूमन आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसका आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ह्यूमन आई के बाद आपका क्या आता है, एक पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, वो आपको पढ़ लेना है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। उसके बाद ह्यूमन आई की जितनी भी डिजीज होती हैं कि मायोपिया क्या होता है, ठीक है, मायोपिया और इनके दूसरे नाम भी, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद प्रेसबायोपिया क्या होता है और उनके रेमेडी भी आपको पढ़ लेने हैं कि इसमें मायोपिया में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं, प्रेसबायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं, ठीक है। और प्रेसबायोपिया में अगर हम कनकेव और कन्वेक्स दोनों लगाते हैं तो ऊपर कौन सा लगता है, कन्वेक्स लगता है फिर कनकेव लगता है, ठीक है। इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों से उठा के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर डिजीज ऑफ आई के अंदर ही आपको ये पूछ लेगा, उसके अंदर उसे अगर और भी डीप जाना होगा तो ये पूछ लेगा कि मायोपिया में जो हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है या फिर रेटिना के बाद में बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पहले बन जाती है या फिर रेटिना के बाद में बनती है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इस चैप्टर के अंदर ही आपको सारा मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है यहाँ पे डिस्पर्जन का, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डिस्पर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है हमारा वो क्यों होता है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है हमारा। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट की होता है तो वो भी हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है वो, टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये जो दो चैप्टर है ना, लाइट और ह्यूमन आई, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं सीरीज के अंदर और हमारा पैरेलल के अंदर, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उसमें से ही हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है वो रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, उसके जो हो सके तो आप कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। और एक ओम्स लॉ होता है उसे पढ़ के चले जाना। तो इस वाले चैप्टर के अंदर अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपका जो ये चैप्टर है प्रिपेयर हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि जो बार मैग्नेट होता है, जैसे यहाँ पे ले रखा है, तो बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसकी क्या रूल्स होते हैं। तो जैसे वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की तरफ घुसते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट है रूल्स हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, जैसे राइट हैंड थंब रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। तो जितने भी ये रूल है ना ये आपको याद कर लेना है कि और कौन सा रूल किसके लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं आपको इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने डिस्कस करे थे। अब इसके बाद जो हमारे क्लास 10 में और भी चैप्टर्स हैं उन्हें भी आइडली आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ के ही जाना चाहिए, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जो चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और जो उन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक भी हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमने टॉपिक डाले हैं वो आपको पढ़ के ही जाने चाहिए, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।